देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की महान शख्सियत को इंसानियत के आईने में देखा जाता है, लेकिन केंद्र सरकार कलाम में भी मुसलमान ढूंढ रही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने आज तक के कार्यक्रम में कहा कि कलाम मुसलमान होने के बावजूद राष्ट्रवादी थे। इन शब्दों पर ऐतराज उठने लगा है कि आखिर मुसलमानों की देशभक्ति पर संदेह क्यों? मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। अलबेला जुल्फों वाला ये साइंटिस्ट देश की ताकत, इंसानियत, तमाम सीख और मिसालें देकर दुनिया से विदा हो गया। कलाम साहब आखिरी नींद तो सो गए, लेकिन उनकी कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं होगी। कलाम जब तक साइंस, स्पेस और रक्षा अनुसंधान की इमारतों से जुड़े रहे, एक हुनरमंद साइंटिस्ट रहे। लेकिन सियासत वालों ने जब उन्हें अपनी प्रयोगशाला का रसायन बना लिया, तो विवादों में घिरने लगे। अब इस अजीम शख्सियत पर फिर एक विवाद सिर उठाए खड़ा है। मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री ने विवादों की नई तान छेड़ दी है कि कलाम मुसलमान होने के बावजूद राष्ट्रवादी थे। औरंगजेब रोड का नाम भी बदलकर एक ऐसे महापुरुष के नाम पर किया है जो मुसलमान होते हुए भी इतना बड़ा राष्ट्रवादी और मानवतावादी इंसान था। अब एपीजे अब्दुल कलाम उनके नाम पर किया। संस्कृति मंत्री कह गए कि मुसलमान होने के बावजूद कलाम राष्ट्रवादी थे, तो क्या संस्कृति मंत्री की समझ में मुसलमान होने का मतलब राष्ट्रवादी नहीं होना है? अब कलाम के जरिए एक कौम पर यह नया विवाद उठा, तो सियासत वाले फिर अपने अपने मौके तलाशने लगे। संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का हम इंटरव्यू करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, बावजूद इसके वो देशभक्त थे। आपके हिसाब से ये शब्द उनकी जुबान से फिसल गए, या आपको लगता है कि नियत में खोट है? ना, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे वजीर आजम मिस्टर मोदी की भी सोच यही है? क्योंकि हमारे पार्लिमानी जमहूरियत में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। जो पार्लियामेंट्री लीडर की सोच होती है, उसकी अक्कासी या उसकी तर्जुमानी उनका वजीर करता है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि एक हाथ में कुरान दूंगा, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, फिर यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, आप नेशनलिस्ट नहीं है, हिंदुस्तान से आप वफादार नहीं है, मुसलमान अगर है। आखिर 70 साल के करीब हमारे मुल्क को आजाद होकर हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर ये सोच रहेगी तो ये कहां लेकर जाएगी उस मुल्क को? महेश शर्मा भी यही मानते हैं कि मुसलमान देशभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। नरेंद्र मोदी जी से जब एक विदेशी चैनल के पत्रकार ने पूछा था कि आईएसआईएस चाहता है कि भारत के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काएं और आईएसआईएस में शामिल करें, तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भारत का मुसलमान मर जाएगा, लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो देशभक्त है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से संस्कृति शुद्धिकरण का बिगुल बजने लगा है। संस्कृति के भारतीयकरण पर बहस जारी है, और इस बहस के घेरे में इस बार औरंगजेब बनाम कलाम और भारतीय मुसलमान आ गया है। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। कलाम साहब ऊंचे दर्जे के दार्शनिक, सादगी से भरे संत थे। दुनिया से विदा होने के बाद भी कलाम साहब अपनी सोच और सादगी के कारण हम सबके दिलों में बसे हुए हैं। बतौर वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे देश को हथियारों की ताकत दी तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके, और ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम की जो सदियों तक नहीं मिटेंगी। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही न आने दे। यही जीवन दर्शन था कलाम का। वो जागती आंखों से जो सपने देखते थे, उसे पूरा करने के लिए अथक मेहनत करते थे। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद कलाम ने हावरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में एडमिशन लिया।
कलाम की प्रतिभा को देखते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनके सामने रॉकेट वैज्ञानिक बनने का प्रस्ताव रख दिया। 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़े और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के प्रोजेक्ट लीडर बने। वर्षों की मेहनत के बाद 1980 में SLV-3 का कामयाब परीक्षण हुआ। 1980 में ही कलाम और उनकी टीम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। 1980 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की और कमान सौंपी कलाम को। कलाम ने जो मिसाइलें विकसित की वो भारत की शान बनी। जमीन से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल, जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक आकाश मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली टैंक भेदी नाग मिसाइल, 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल, धरती, आकाश और समुद्र में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 13 मई 1998 को अब्दुल कलाम की अगुवाई में पोखरण में परमाणु परीक्षण मील का पत्थर साबित हुआ। 1999 में जब अग्नि मिसाइल का कामयाब परीक्षण हुआ तो अपनी डायरी में कलाम ने लिखा, कलाम साहब के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 13 साल पहले हुई और राजनीति में जो उतरा उससे विवाद जुड़ने तय हैं। कलाम के राजनीतिक जीवन में भी राजनीति वालों ने तमाम विवाद जोड़ दिए, लेकिन उनकी चमकती शख्सियत के सामने विवाद के धुंधले दाग कभी ठहर नहीं पाए। राजनीति की विचारधारा दक्षिणपंथ रही हो, समाजवादी या वामपंथी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम सब सियासत वालों की पसंद रहे और पूरे समाज की हमेशा पसंद बने रहेंगे। लेकिन 13 साल पहले जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति चुनाव में उतरे तब से विवादों में रहे। ताजा विवाद औरंगजेब रोड का नाम उनके नाम पर बदलना है। ये क्या हो रहा है? आपको डेवलपमेंट और गवर्नेंस के एजेंडे पर इस मुल्क की आवाम ने वोट दिया। मोदी ने कहा था कि मेरी नजर में एक ही किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उनका मिनिस्टर इस तरह की बात कैसे कर सकता है? जिस दौरान उनको राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया उस वक्त पूरा भारत गुजरात दंगों से चर्चा में था। हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ती दूरियों और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। उस दौरान कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने कहा था कि कलाम को राष्ट्रपति पद की दरकार नहीं, बल्कि इन्हें इसके लिए तलाशा गया है, क्योंकि 2002 के चुनाव में माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बीजेपी के मुस्लिम कार्ड के समर्थन में मुलायम सिंह यादव भी आ गए। इसके बाद कांग्रेस को भी समर्थन में आना पड़ा। यहाँ भी सियासत वालों ने कलाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जून 2003 में कलाम साहब ने कांची पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती से मुलाकात की। ये मुलाकात उस दौरान हुई जब शंकराचार्य ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अयोध्या विवाद का हल ढूंढने का एक प्रस्ताव भेजा था। इस मुलाकात पर भी कई मुस्लिम संगठनों ने विवाद खड़ा कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम तो वही शख्सियत रहे, लेकिन सियासत और धर्मगुरु उन्हें अपने नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल करते रहे। एक शिक्षक के रूप में पढ़ाते पढ़ते इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी उनके नाम पर राजनीति जारी है। आज तक ब्यूरो। बिहार में विकास के नारे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन झलकियां तो भाई भतीजावाद की मिल रही हैं। न सिर्फ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से, बल्कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से भी। इन्होंने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें ज्यादातर टिकट भाई भतीजों को दिए गए। क्या चाहते हैं कि रामविलास पासवान जो है महल में जाकर बैठ जाए और हमारा एक भाई जो है जाकर के जो है वो खेत में जाकर ये काम करे। भाइयों को महलों का दरवाजा खोलने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दरवाजे को इतना बड़ा कर दिया है कि और भी नाते रिश्तेदार इसमें आ जाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पासवान की पार्टी ने टिकट बांटा तो 12 में से 3 टिकट रिश्तेदारों के लिए रिजर्व हो गए। हालौली से छोटे भाई और एलजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस,
कल्याणपुर से सांसद भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान और सोनवर्षा से एक बहू सरिता पासवान को टिकट दे दिया। बेटे को टिकट मिला तो पक्ष में सांसद पिता की दलील सुनिए। क्षेत्र का जो लोग हैं उनका डिमांड है और उनके डिमांड के मुताबिक पार्टी उतारने का काम किया है। पार्टी से लोगों ने डिमांड किया था, जो हमारे पार्टी के यूनिट हैं। अब पासवान की देखा देखी उनकी पार्टी के 3 सांसदों ने भी अपने भाई भतीजों का टिकट पक्का करा दिया। सूरजभान ने अपने बहनोई को, राजन तिवारी ने अपने भाई को और महबूब कैसर अली ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। यानी पासवान की पार्टी में 12 में से 6 सीटें तो रिश्तेदारों को चली गईं। लेकिन पासवान अकेले नहीं जो बिहार विधानसभा में अपने कुनबे का ही चेहरा देखना चाहते हैं। खबर है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को चुनाव में उतारना चाहते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बेटे को उतार दिया, जबकि दामाद के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। जिनको मौका नहीं मिलता था, जो जूझ रहे थे, वैसे लोगों को भी हम ढूंढ करके आइडेंटिफाई करके हम लोग टिकट देने का काम करेंगे, ना कि चिराग पासवान जी जैसे या रामविलास जी जैसे भाई भतीजावाद, या भी तो 2-3 लिस्ट और रुक जाइए, थोड़ा दूसरा लिस्ट जारी होने दीजिए, उनके दामादों का भी नाम आने वाला है। अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे टिकट बंटवारे का काम पूरा होगा, बिहार के चुनावी समर में दिग्गजों के सियासी चिराग टिमटिमाते नजर आएंगे। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बाकी तो ठीक है। तेजस्वी यादव की टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है। एक ऐसी पार्टी के लिए जहां पर बेटे बेटियों बीवी सबको टिकट मिलता है, सब चुनाव लड़ते हैं, सब पदों पर आसीन होते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद विशेष में आपको दिखाएंगे कहां हुई अंधविश्वास की बारिश।